मैं आप सबों से यही आग्रह करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इससे जुड़े जागे। बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लेकिन कागजी घोड़ा अभी भी दौड़ रहा है कि अमुक जगह फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। यदि विभिन्न फैक्ट्रियाँ, मैं तो एक फैक्ट्री के जरिए हाई स्कूल से होकर का है, जब ट्रांसफर हुआ था मेरा, लोहट चीनी मिल जिसके पास 500 बीघा जमीन, शायद कितने की संपत्ति, वह चीनी मिल सालों से बंद है। कितने मजदूर वहाँ से पलायन कर गए, कितने भुखमरी के शिकार हो गए। वैसे ही उसके बगल में सकरी या और चीनी मिले, एक और चीनी मिल, वह सभी बंद है। यदि उन चीनी मिलों को ही चलाया जाए तो, या बगल में हम आपके यहाँ था समस्तीपुर चीनी मिल, यदि वह चीनी मिल आज तक चालू होता तो हमारे यहाँ के कितने मजदूर उसमें लगे होते, लेकिन वह मजदूर, वह फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ के मजदूर पलायन करते हैं। कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने टीवी पर या पेपर में देखा होगा कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री या कौन है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग यहाँ तो सफाई करने के लिए आते हैं। कितनी मानहानि होती है, कितनी मानहानि होती है। यदि बिहार का हालत बदला होता तो आज यह स्थिति, यह सुनने को हमें नहीं मिलता, यह स्थिति बिहार की नहीं होती। अतः आप सबों को जागना है और प्रशांत बाबू के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथी, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु रामाधार बाबू, उदय शंकर जी, जसवंत बाबू और बिहार की बेहतरी के इच्छा रखने वाले यहाँ उपस्थित तमाम सज्जनों, दोस्तों, मित्रों, देवियों, मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबको इस जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर शुभकामना, बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और पुनः इस 2024 के नए साल के प्रथम मास के द्वितीय सप्ताह में आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए, परमपिता परमेश्वर से कामना करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं पुनः बधाई, मुबारकबाद और शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आगे की तरफ अपनी बात ले चलना चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस देश हिंदुस्तान में और बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके बीच आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के मातहत एक अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव से सरकार बनती और बिगड़ती, और जब सरकारें बनती तो उसका काम होता देश के मतदाताओं के बेहतरी के लिए काम करना। लोकतंत्र का मतलब है कि जो सरकार बन रही है, जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता है, और उस सहभागिता से जो सरकार बने वो प्रतिबद्ध सरकार हो, जवाबदेह सरकार हो, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही हो, और ऐसी सरकार बने जो जनता की बेहतरी के लिए काम करे। और पुनः लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया गया है, सरकार के पारदर्शिता की बात की गई है, और न सिर्फ पारदर्शिता की बात की गई है, हमें यह भी अधिकार दिया गया है कि 5 साल में हमने जो प्रतिनिधि चुना, हमने जो सरकारें बनाई, हमारे वजह से जो सरकारें आई, वो कैसा काम कर रही है। यदि सही काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है,
तो पुनः उस सरकार को हम 5 साल के बाद चुनाव में दोबारा रिपीट करते हैं। और यदि सरकार अपने मकसद में नाकामयाब होती है तो हमें अधिकार है कि 5 साल में उसका मूल्यांकन कर हम सरकार बदल दें। मित्रों, 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 से चुनाव हो रहे हैं, सरकारें आ रही है, और जितनी सरकारें आई, जितनी पार्टियां आई, तमाम पार्टियां, तमाम सरकारें जनता को बेहतरी का विश्वास दिलाती और सब लोग कहते कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। शुरू की सरकारें कहती थी हम सामाजिक समरसता की बात करते, गरीबी मिटाने की बात करते। उसके बाद जो सरकार आई तो वह सामाजिक न्याय की बात की। पुनः कुछ दिनों से एक सरकार है जो न्याय के साथ विकास की बात करती, और केंद्र में जो सरकार है वह सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात करती। ये सब लोग बेहतर काम करते, सब लोगों ने कुछ न कुछ काम किया, और जब इतना बेहतर काम किए तो बिहार विकास के पैमाने पर आज कहां है? मूल्यांकन करने का सवाल ये है। किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलते, आज चुनाव का वक्त नहीं है और हम जन सुराज के माध्यम से आपसे वोट भी नहीं मांगने आए, लेकिन आज विचार करने की बात है कि तमाम सरकारें बेहतर काम करती है तो उस बेहतरी का परिणाम क्या है? आज बिहार कहां खड़ा है? ये विचार करने का चीज है। ये सवाल हम आपके बीच लेके आए। बेहतरी किस स्तर पर है? क्या शिक्षा के स्तर पर बिहार बेहतर हुआ? चिकित्सा के स्तर पर बिहार बेहतर हुआ? स्वास्थ्य के स्तर पर बिहार बेहतर हुआ? रोजगार के स्तर पर बिहार बेहतर हुआ? और अगर बेहतर है तो पलायन क्यों हो रहा? जब हम विचार करते तो पाते कि बिहार के वैसे लोग जो मजदूरी करते, जिनका भरण पोषण, जिनकी जीविका, जिनकी रोजी रोटी मजदूरी से चलता, मजदूरों को बिहार में काम नहीं मिलता और वो बिहार छोड़ के पलायन करते दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर, मद्रास, हरियाणा, विभिन्न प्रदेशों में जाते। ये उनका हाल है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जिन्हें आप गरीब के रूप में जानते हैं। उनसे जिनकी बेहतर स्थिति है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो समृद्ध हैं, जो कहते कि हम धनाढ्य हैं, हम धनवान हैं, समाज में जो सम्मानित हैं, जिनके पास भगवान अर्थ दिए हैं, धन बल दिए हैं, उनके बच्चे भी पलायन करते, उनके बच्चे भी पलायन करते। न सिर्फ मजदूर पलायन करते बिहार से, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं बिहार से। वो पढ़ने के लिए कोटा जाते, दिल्ली जाते, बेंगलोर जाते, मैसूर जाते। मतलब शिक्षा की भी बेहतर व्यवस्था बिहार में नहीं है। और उससे भी आगे जाइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी करने, सेवा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते, और जब किसी को भयंकर बीमारी होती, बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती, तब भी आप बिहार छोड़ के पलायन करते, आप दिल्ली जाते, बेंगलोर जाते, पीजीआई जाते। कहने का मतलब ये तमाम सरकारें यदि बेहतर काम किया तो बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न चिकित्सा है, न रोजगार है, और बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और बिहार के लोग जब बाहर जाते तो उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता, उन्हें गाली दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता। ये बिहार की वास्तविक स्थिति है। इसलिए मित्रों, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अभियान चलाने की आवश्यकता हुई और वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, आप चाहेंगे तो दल भी बनेगा। और यह दल इसलिए बनेगा, यह दल इसलिए बनेगा कि आदरणीय दिनकर जी ने कहा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। मित्रों, ये स्थिति बिहार की है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो देश के पैमाने पर, भारत के पैमाने पर बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार का विकास दर
भारत के स्तर पर 10वें नंबर पर था। और अब 75 साल बाद ये तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल, तमाम लोग सरकार में रहने वाले बिहार की बेहतरी के लिए काम किए हैं। तो जो बिहार आजादी के समय 10वें नंबर पर था, इन तमाम लोगों के प्रयास के बावजूद आज बिहार 29वें नंबर पर है। अब विचार करो कि 10वें नंबर से फिसल कर जो 19 नंबर पर आ गया, बिहार में कैसा विकास हुआ, बिहार में कैसा विकास हुआ है, ये विचार करने की आवश्यकता है। और इसी विचार के लिए, इन्हीं बातों के लिए प्रशांत किशोर जी, जिनके मन में बिहार के लिए पीड़ा है, जिनके मन में ये हुआ कि मैंने व्यक्तिगत ऊंचाई तो बहुत प्राप्त कर ली, बड़े कम दिनों में, बड़े कम उम्र में हिंदुस्तान के जिस राजनीतिक बुलंदी पर प्रशांत किशोर जी पहुंचे, आज के तिथि में हिंदुस्तान में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसको राजनीतिक रणनीतिकार के नाम में पहचान मिली है। हिंदुस्तान का अकेला व्यक्ति है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्हें चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रशांत किशोर के मन में यह भाव आया कि मैंने तो सारी ऊंचाई प्राप्त कर ली, न पैसे की कमी रही, न पद की कमी रही, न प्रतिष्ठा की कमी रही। वो जब चलते थे तो स्पेशल हवाई जहाज से चलते थे, स्पेशल हवाई जहाज से, और उनसे राजनीतिक दल के लोग जब विचार लेते थे, उनसे सलाह लेते थे, चुनाव जीतने का तरीका पूछते थे, तो उनका फीस 100, 200, 1000, 500, लाख, करोड़ नहीं हुआ करता था। राजनीतिक दल को जिताने के लिए जब वो सलाह देते थे, उस सलाह की कीमत सैकड़ों करोड़ हुआ करती थी। उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय प्रशांत किशोर। और उन्होंने जब सब कुछ किया, बिहार के हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ठेस लगा कि मैंने सब कुछ किया, इस मिट्टी पर जन्म लिया, इस मिट्टी का कर्ज कब चुकाएंगे। इसलिए बिहार का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने जन सुराज की स्थापना किया और जन सुराज के माध्यम से बिहार में बिहार के बदलाव का बयार बहाने का काम करेंगे। इसीलिए जन सुराज के साथ ही मेरे जैसे अनेक लोग आपके बीच आए हैं बिहार की वास्तविक स्थिति बताने के लिए। मित्रों, मैं बचपन में पढ़ता था, जब मैं पढ़ा था एक राइटर हुआ करते थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, मुझको याद है उनकी पंक्ति, उन्होंने लिखा था दरिद्र नारायण, उसमें उन्होंने लिखा है, मनो प्रसाद पाया पर जी का अवसाद न मिला, मनो सोना गला कर भी मन न गला, मन बेचैन है। और आजकल यही कल की अवतार जो है, जिसको दरिद्र नारायण कहते हैं, जिसको जनता जनार्दन कहते हैं, इसी की पूजा सच्चे भगवान की पूजा है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी जनता जनार्दन के बीच निकल पड़े। उनके यात्रा का आगाज हुआ, उनके यात्रा का आगाज हुआ 2 अक्टूबर 1922 को विथिहरवा के गांधी आश्रम से। लेकिन मित्रों, वो शुरुआत करने से पहले हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस धरती पर जन्म लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती के नाम से जिसकी पहचान है। 2 अक्टूबर से पहले हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे, 1 अक्टूबर को कर्पूरी ग्राम आकर कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण कर लोकतंत्र के मसीहा, राजनीति के दिग्गज कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण कर वहां से ताकत और शक्ति प्राप्त कर आशीर्वाद लेकर गांधी आश्रम में विथिहरवा जाकर गांधी को माल्यार्पण कर ये जन सुराज अभियान का आगाज किए। और आज जब हम देखते हैं मित्रों, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि चला तो था अकेला जानिए मंजिल मगर, चला तो था अकेला जानिए मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज जहां कहीं भी जाते, बिहार में 12 जिला पूरा हुआ है। आज 16वें महीने में 13वें जिला बेगूसराय में प्रवेश किए हैं। हम लोग गए थे बखरी में, बेगूसराय के बखरी में, जब दरभंगा से इन कर रहे थे बेगूसराय, वहां जब गए मित्रों, जब मैंने देखा हजारों महिलाएं थी उस यात्रा में,
फटेहाल, बगैर चप्पल के, बगैर कपड़े के, और उसके मन में जो उत्साह था, उसके मन में जो उमंग था, वो देख के मुझे ये भरोसा हुआ है, ये विश्वास हुआ है कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी का यह अभियान जो बिहार के बदलाव का आगाज है, अंजाम तक पहुंचेगा और बिहार की बदहाली दूर होगी। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार की जो स्थिति है, अभी चर्चा कर रहे थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, करुणानिधि जी, उनके पुत्र हैं स्टालिन, और उन्हीं के सरकार में उनके सुपुत्र मंत्री हैं उदयनिधि मारन। उतना ही नहीं, उसी सरकार के मंत्री हैं सेंथिल कुमार, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री। जगह जगह दक्षिण भारत के लोग बिहार का अपमान करते, बिहार को गाली देते, बिहार को हे दृष्टि से देखते। और जब आप इस बात के तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के 40% जिलों में बिहार के लड़के, बिहार के नौजवान एसपी और कलेक्टर हैं। जब भी हिंदुस्तान के यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आता तो पूरे देश में औसतन सबसे अधिक बिहार के लड़के कंप्लीट करते। इनकी ये मेधा क्षमता और योग्यता है, इनकी वो अर्हता है, लेकिन फिर भी आप अपमानित होते। अपमानित इसलिए होते कि आपने जिसको नेता चुना है, आपने जिसको नेता बनाया है, आप जिसके पीछे चलते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म कीजिए, आप भी तो विचार पैदा कीजिए। और हम लोग जो चले हैं, हम लोग जो आपके बीच चले हैं, एक दिन के लिए नहीं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। न हारूंगा हौसलाओं भर, किसी और से नहीं, मैंने खुद से ये वादा किया है और इसी वादा के साथ आपके बीच आए हैं कि अंतिम समय तक, जब तक सांस है, मुझे नहीं पता आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं, आप मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं, इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मैंने तय किया है, ये संकल्प लिया है कि जीवन की अंतिम सांस तक आपको समझाते रहूंगा, अपनी बात बताते रहूंगा, अपनी पीड़ा से अवगत कराते रहूंगा, अपनी बात कहते रहूंगा। मानना ना मानना ये आपका दायित्व बनता, मेरा कर्तव्य बनता, सही बातों से आपको अवगत कराना, और मैं सही बात आपको बताते रहूंगा, कहते रहूंगा। इसी धरती के लाल, लोकतंत्र के महारथी और राजनीति के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे, स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो। स्वाधीन होकर जियो, निर्भय होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर दो। और उस व्यक्ति ने जो कहा, अंतिम सांस तक स्वहित को छोड़ के लोकहित की राह पर चलते रहा और चला गया, जननायक हो गया, लोकनायक हो गए जयप्रकाश नारायण इसी बिहार की धरती से। और ये बिहार, जिस बिहार की आप बात करते, यह सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, जिनका डंका दुनिया में बजता, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है, और जिसके तलवार के झंकार से दुनिया डरता था, जो बाद में बुद्धत्व प्राप्त कर लिए, राजा अशोक की कर्म भूमि। ये वो बिहार है, और बिहार की बदहाली से यदि बिहार के लोगों के कलेजे में हुक नहीं उठता तो ये बिहारी होने पर अपमान। मित्रों, न मैं लालू यादव की बात करने आया, न मैं नीतीश कुमार की बात करने आया, न मैं आदरणीय मोदी जी की बात करने आया। मैं तो बात करने आया हूं अपनी और आपकी। ये समस्तीपुर जिला में, आपको पता है, अभी बता रहे थे आदरणीय निरंजन ठाकुर जी मेरा परिचय, मेरा घर समस्तीपुर जिले के मोरबा विधानसभा क्षेत्र में है।
वहां से मोरवा का मतदाता विधायक नहीं है, और मेरा घर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में है, वहां से भी उजियारपुर का मतदाता सांसद नहीं है। अब इसको आप दुर्भाग्य कहे, अपमान कहे या सम्मान कहे, उजियारपुर से जो सांसद हैं हमारे आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह मंत्री है, हाजीपुर के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के नहीं हैं, उजियारपुर के मतदाता नहीं हैं। और उससे भी बड़े अपमान की बात, उनसे जो चुनाव हारता है उजियारपुर में, वह भी हाजीपुर का है, चाहे वह आलोक कुमार मेहता हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। समस्तीपुर को कोई दल इस लायक नहीं समझता कि इसको एक अदद उम्मीदवार बनाया जाए और यहाँ का मतदाता उम्मीदवार बने और इसको वोट दे। न उजियारपुर का लोग हारने वाला है, न जीतने वाला है। हो सकता है आप लोग बड़े सम्मानित हो, बड़े महान हो सकता है आप गिरवी ना हो सकता है समस्तीपुर के लोगों का सांसद समस्तीपुर का बेटा हो, अगर न है तो हमसे बेहतर नहीं है, बदतर। ये मित्रों लोकतंत्र की बात है, ये चुनाव की बात है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता, आप किसको वोट देते, क्यों वोट देते आप जाने। कितने लोग हैं जिनसे सांसद मिला होगा, जिनके यहाँ गया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता कि आपके मालिक उम्मीदवार बनाते, आप जिनकी गुलामी कबूल किए हैं उनके पीछे लग जाते। मेरे यहाँ एक अपराधी हुआ करता था, मेरे यहाँ पटोरी में जब एक समय था जब अपहरण उद्योग था, एक सरकार यहाँ चलती थी जहां सरकार प्रायोजित अपहरण, अपराध और आतंक चलता था। तो मेरे यहाँ का एक अपराधी यहां तक कि समस्तीपुर जिले के जज को अपहरण कर लिया था और अपहरण करके गंगा किनारे झौरा में रखे हुए था। और जब सरकार से, आश्चर्य होगा राम आधार बाबू, सरकार से उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा अपने डीएसपी और एसपी को बैग में भर के पैसा दिया गया और वो पैसा पहुंचाया क्रिमिनल के यहाँ, तो वहां से खबर आया कि माल मिल गया, इसको छोड़ दो। अब फिर इसको छोड़ दिया गया। वैसे ही माल आपके मालिक के यहाँ पहुंचता है, वहां से उम्मीदवारी मिलती है, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं पहचानते हैं, आपका परिचय नहीं है और कहते हैं ये मेरे मालिक का उम्मीदवार है, मैं इसको वोट दूंगा, और आप वोट देते हैं। ये है वास्तविक स्थिति। मित्रों, अपमान की जिंदगी जीने से बेहतर है सम्मान की मौत मर जाना। मैं आपको शेयर करता, अभी जो सांसद हैं दूसरे बड़ा अच्छा संबंध है, बदतर संबंध नहीं है। रामाधार बाबू उदय जी बहुत लोग जानते हैं। मैं जैसे जिला जन सुराज का सभापति हूं, वैसे ही जिला के कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, हम पहलवान आदमी, हम कुश्ती लड़ने का काम करते हैं, दो हाथ करते हैं और आपके बीच भी आके बोलते हैं। और पशुपालक किसान सेवा संघ के अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तलाश से हम जुड़े हुए हैं। तो आपके सांसद चुने गए स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, दुर्भाग्य से 6 महीना बाद वो काल कवलित हो गए, उनका देहावसान हो गया। और देहावसान हो गया, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव की तिथि मुझे पक्का याद नहीं, संभवतः 19 सितंबर था। 19 सितंबर उपचुनाव की तिथि थी और मैं समस्तीपुर में ही था। बांध से टहल के जा रहा था, अपने आवास पर जा रहा था। एक झोपड़ी में जो चाय की दुकान थी, सबेर पहर, सितंबर का महीना, वो तारीख था 17 तारीख था। कुछ लोगों ने प्रणाम किया और कुछ नौजवान लोग थे, बड़े आग्रहपूर्ण बुला लिए चाय पीने के लिए। मैंने कहा मैं तो अभी घूम के आया हूँ, तो नहीं सर आपको चाय पीना होगा। मैं चला गया चाय पीने। 5-10 नौजवान बैठे हुए थे, 1-2 हमारे उम्र के भी लोग थे। तो 2 साथी वहाँ आपस में चर्चा कर रहा था। एक ने कहा कि परसों चुनाव है
आज अंतिम दिन था प्रचार कार्य का 17 को। यदि आज मोदी जी आते तो भाजपा का कुछ वोट बढ़ गया होता। तो दूसरा साथी कहा कि क्यों? तो कल जो मोदी जी आए, मोदी जी मतलब बड़े मोदी नहीं, छोटे मोदी, सुशील मोदी जो आए 15 को आए, 16 को आए, यदि 17 को आते तो 5000 और वोट बढ़ गया होता। तो उसका दूसरा साथी पूछा जैसे तुमको क्या मिलता, क्या लाभ होता? तो कहा नहीं जानते हो, मैं भाजपा का व्यक्ति हूं, कुछ वोट तो बढ़ जाता। तो मैंने पूछा कि ये बाबू आप भाजपा के हैं? उससे पूछा आप किस दल के हैं? दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा ये प्रिंस राज जी आपसे वोट मांगे हैं? तो नहीं। आपके यहाँ गए हैं? तो नहीं। कहीं वोट मांगने जाते हैं? तो नहीं। हम ही लोग जाते हैं वोट लेके उनके कार्यालय में। हमके यहाँ 2 उम्मीदवार खड़े हैं, दोनों शहंशाह हैं, दोनों राजा हैं, दोनों राजा के बेटा हैं। प्रिंस राज जी जब उपचुनाव में यहां से सांसद चुने गए, उससे पहले 15 में कल्याणपुर से उम्मीदवार हुए थे। कल्याणपुर से विधानसभा के उम्मीदवार हुए, चुनाव हार गए। क्या दीपक जी याद है? चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद कभी नहीं आए लोकसभा के उपचुनाव में सांसद के लिए नामांकन करने आए। उनके पिताजी यहां से 4-5 बार सांसद रहे थे और दूसरे उम्मीदवार थे आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, जिनके पिताजी 3-4 बार विधायक, 2-3 बार सांसद और खुद वो 8 बार विधायक रहे हैं।